नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राहुल गांधी के दौरे पर निशाना साधते हुए कहा कि जब जब देश में चुनाव आते हैं तभी राहुल गांधी को भगवान की याद आ जाती है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि पहले कभी भी राहुल गांधी को मंदिर में इस तरीके से नहीं देखा गया, लेकिन चुनाव के समय उन्हें भगवान की याद आ जाती है। राहुल गांधी को चुनाव के समय गरीब और ट्रक ड्राइवर नजर आते हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि 70 सालों में कभी उनके परिवार ने ट्रक में सवारी ही नहीं की होगी, कभी रिक्शा वालों से बातचीत भी नहीं की होगी। और साथ ही वो बताएं, उन्होंने ये भी कहा कि वो भगवान से दुआ करते हैं कि राहुल गांधी को सद्बुद्धि दे ताकि उन्हें 12 महीने भगवान याद आए। स्पष्ट मतलब हमारा मानना है कि राहुल गांधी जी को जब चुनाव होता है तब भगवान याद आते हैं। तो आज उन्हें भगवान भी सिर्फ इसलिए याद है कि चुनाव है वहां पे, क्योंकि उनको आप देखिए कभी किसी मंदिर में आज से पहले नहीं देखा होगा। चुनाव आए तो उन्हें मंदिर दिखता है, चुनाव आए तो उन्हें गरीब दिखता है, चुनाव आए तो उन्हें ट्रक ड्राइवर दिखता है। 70 साल से वो राज कर रहे थे, कभी इनके परिवार ने कभी ट्रक में बैठ के सवारी की हो तो बताइए, किसी रिक्शा वाले से बात की तो बताइए। चुनाव आते हैं उन्हें रिक्शा वाला भी याद आता है और ट्रक वाला भी याद आता है और भगवान भी याद आता है। केदारनाथ में गर्भगृह की फोटो वायरल होने के मामले को लेकर विपक्ष हमलावर होता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि सरकार पर हमला करते हुए विपक्ष ने कहा कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ आते हैं तब तब गर्भगृह की फोटो वायरल होती है। अब बीजेपी के चुनावी एजेंडे के लाडले धीरेन्द्र शास्त्री ने गर्भगृह में फोटो खिंचवाई है, जो सनातन संस्कृति और सनातनियों की आस्था पर कुठारा घात है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष के हमले पर जवाब देते हुए बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने भी कहा कि समिति की कोशिश रहती है कि इस तरह के मामलों को लेकर सजग रहा जाए, लेकिन बड़ी संख्या में वीआईपी पहुंचते हैं, इसलिए सभी के फोन जमा नहीं किए जा सकते हैं। और साथ ही मास्टर प्लान के तहत एक कंट्रोल रूम बनाकर तैयार हो रहा है, जिसमें आगामी दिनों में यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी कि सभी के मोबाइल फोन इस रूम में जमा किए जा सकें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार का असली चाल चरित्र और चेहरा है। ये धर्म के नाम पर, भगवान राम के नाम पर जो है वोट मांग करके देश और प्रदेश की सत्ताओं में तो आ गए, लेकिन इनका अध्यात्म से कितना जुड़ाव है, इनका भगवान के प्रति कितना लगाव, इससे साबित होता है कि जहां भगवान के गर्भगृह में फोटो खींचने पर प्रतिबंध है, आप श्रद्धा से वहां जा सकते हैं। लेकिन आप देखिए, जब प्रधानमंत्री जी वहां आए थे तो कैमरों की जो है भरमार थी और फोटो सेशन गर्भगृह में चल रहा था। वैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री जी आजकल भारतीय जनता पार्टी के लाडले बने हुए हैं। मंदिर समिति की तरफ से प्रयास रहता है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री वहां गर्भगृह में पहुंचते हैं तो वो किसी प्रकार से वहां पर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी ना करें, तो इसके लिए हम प्रयास करते हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि इस समय वर्तमान में लगातार एक ही समय में कई वीआईपी और वीवीआईपी वहां पर पहुंच जा रहे हैं, और उसके बावजूद मंदिर समिति का प्रयास है, पुलिस प्रशासन का प्रयास रहता है कि किसी प्रकार से जो वीवीआईपी श्रद्धालु हैं और जो सामान्य श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून की ग्रीन बिल्डिंग का निरीक्षण किया, जिसमें 73 महत्वपूर्ण विभाग एक साथ में एक बिल्डिंग में आएंगे। इसके साथ उन्होंने अरागढ़ से भी लेकर पुराने रोडवेज बस अड्डे तक स्मार्ट सिटी के कार्यों का निरीक्षण भी किया, जिस दौरान उन्होंने अधिकारियों को अहम निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जो ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण देहरादून में किया जा रहा है उसका काम जल्द ही पूरा करने का निर्देश है। उन्होंने आगे कहा कि रोडवेज वर्कशॉप की जो भी जमीन बची हुई थी उसे जमीन को इस तरह का प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित कर दिया जाएगा, और इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं। देखिए, हमारे को जो काम जो जगह ग्रीन बिल्डिंग में मैं खड़ा हूँ, अभी तक का जो ये है कि दिसंबर 2024 में इनको कंप्लीट करना है। लेकिन जिस प्रकार से मुझे देखने को मिल रहा है, एक साल में तो कंप्लीट होने वाली स्थिति में लग नहीं रहा है, क्योंकि अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो कुछ हमारे पार्ट पे हम लोग देख रहे हैं कि उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिसके कारण ये रुका होगा। अब हम कोशिश कर रहे हैं उस समस्या का हम लोग निदान करें ताकि जल्दी से काम स्टार्ट हो। और आप देखिए कि 73 ऑफिसेज यहाँ पे आने हैं।
उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर प्रदेश के 3 जिलों के 30 मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल के कई मदरसों में 7,399 में से 449 बच्चे गैर मुस्लिम हैं। इस पूरे मामले में उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने सफाई भी दी है और बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना शमून कासमी ने कहा कि सभी बच्चे के अभिभावक मंजूरी के बाद ही वहां पर पढ़ने आते हैं। वहीं जहां इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला, तो वहीं बीजेपी ने इसकी पड़ताल करने की बात कही है। आपको बता दें कि मदरसों में गैर मुस्लिम जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने अब सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि जो भी अभिभावक हैं उनकी मंजूरी के साथ ही बच्चे यहां पर पढ़ने आते हैं। कोई जबरदस्ती बच्चों को यहां पर नहीं लाया गया है। अभिभावकों की मंजूरी के बाद ही बच्चे मदरसों में पढ़ने के लिए आते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने अपनी सफाई भी दी है। इसमें असल में थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि जब यूपी का विभाजन हुआ और उत्तराखंड स्थापित हुआ, तो जिन एरियो में ये मदरसे हैं, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में, वहाँ वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण वहाँ जो स्कूल थे उनमें बच्चों की उपस्थिति कम थी, वो बंद कर दिए गए। तो अब जाहिर है जो वहाँ के रहने वाले अभिभावक हैं उन्हें ये समस्या सामने आई कि बच्चों को कहाँ पढ़ाएं। तो उन्होंने उन मदरसों में जिन मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ जो एजुकेशन है मुस्लिम बच्चों को, जिन्हें वो धार्मिक और अरबी भाषा या उर्दू भाषा सिखाई जाती है, वो हिंदू बच्चों को नहीं सिखाई जाती। देखिए, एक तरह से देखा जाए तो शिक्षा है। अगर मदरसों में ठीक तरह की शिक्षा उनको दी जा रही है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये तो उन बच्चों के अभिभावक ही बता सकते हैं कि राज्य के तमाम सरकारी स्कूलों को छोड़कर उन्होंने मदरसे का रुख क्यों किया है। ये एक्चुअली छानबीन का मुद्दा है और ये कोई साधारण बात नहीं है कि तमाम सरकारी स्कूलों के इतर गैर मुस्लिम बच्चे अगर मदरसों में जा रहे हैं और शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं तो इसके पीछे क्या कारण है, इसकी तह तक तो जाना बनता है। देखिए, ये बाल संरक्षण आयोग की तरफ से ये रिपोर्ट आई है जिसमें कि इसका खुलासा हुआ है कि जो मदरसे हैं उसमें 749 जो हैं बच्चे गैर मुस्लिम पढ़ रहे हैं और उनकी तरफ से ये हम लोगों को जो हमने रिपोर्ट में देखा ये है कि पेरेंट्स की मंजूरी से ही बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो अभी आगे इसमें देखा जाएगा क्या किस तरीके से ये सब चीज़ें हुई हैं और उसके बाद ही फिर हम किसी ऑल्टरनेट पे आ सकते हैं। विकासनगर में खनन माफियाओं की मनमानी आए दिन ही बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि इस पर स्थानीय प्रशासन के ढीले रवैये से कांग्रेस में भारी रोष भी देखने को मिल रहा, जिसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ता रोष व्यक्त करते समय तहसील तक पहुंच गए। आपको बता दें कि जहां उन्हें तमाम अधिकारी कार्यालय से नदारत मिला और साथ ही इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एसडीएम कार्यालय में भी धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने खनन माफियाओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी के नाम तहसील प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। देखिए, खनन माफियाओं ने पचवा दून क्षेत्र में जिस प्रकार से सरकार की मिली भगत से गुंडा राज कायम किया हुआ है, आज आम आदमी त्रस्त है। अभी 2 या 3 दिन पहले की घटना ढकरानी में जिस प्रकार से एक महिला के साथ बदतमीजी खनन माफिया द्वारा की गई है, उसका कांग्रेस मुंह तोड़ जवाब देगी। हम चाहते हैं सरकार से कि वो बताए कि खनन नीति जो बनाई है, आप 88 रुपए टन का माल आज खनन माफिया 650 रुपए टन बेच रहा है। कौन सी धामी सरकार है, धाकड़ सरकार है जिसने की ये नीति तय की है। तो वहीं जसपुर के थाना कुंडा क्षेत्र ग्राम हल्दुआ शाहू में किसानों की समस्याओं के निस्तारण की मांग को लेकर परेशान किसानों ने प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की और इस दौरान किसानों के प्रदर्शन को सपा और लोकदल ने भी अपना समर्थन दिया। प्रदर्शन कर किसानों पर भी आरोप है कि कुंडा क्षेत्र में गांव के करीब स्थित टोल प्लाजा के अधिकारियों द्वारा हल्दुआ साहू और शमशान घाट को जोड़ने वाले लिंक मार्ग पर किसानों के द्वारा स्वयं बनाए गए नाले के ऊपर किसानों के जाने के रास्ते में बने पुल को टोल प्लाजा की आमदनी बढ़ाने के चलते बीते महीने जेसीबी से मशीनें तोड़ दिया गया था। और आपको बता दें कि जिस
कि पूर्व ग्राम प्रधान ने भी शिकायत सीसम पोर्टल पर की गई थी। और आपको बता दें कि जांच में पुल तोड़े जाने की पुष्टि होने के बाद भी आरोपी टोल मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से किसान खासे नाराज हैं। साथ ही आपको बता दें कि पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने पहुंचकर किसानों को अपना पूर्ण समर्थन भी दिया। आया जिस दिन एक दिन रात में ही पुल तोड़ दिया गया, बारिश भी काफी पड़ रही थी, तो उसके बाद मैंने इसकी शिकायत की, रास्ता यहाँ से बंद हो गया। शिकायत मैंने पोर्टल पे की कि एक सुखलाल राणा जी हैं ब्लॉक में, उन्होंने जो है इस पे ये रिपोर्ट लगाई कि ये पुल टोल वालों ने तोड़ा है। और उसके बाद फिर मैंने दोबारा शिकायत की, दोबारा उन्होंने उस शिकायत को चेंज कर दिया, किसी प्रधान की रिपोर्ट लगा दी उसमें कि ये पुल बारिश से टूटा है। और अभी तक हमें बहुत दिक्कत हो रही है, अभी तक कोई इस पे कार्रवाई नहीं हुई। टोल प्लाजा पर आए दिन पहली बात तो यह है कि किसानों के साथ गुंडागर्दी से पेश आते हैं वहां के कर्मचारी। दूसरा, अभी बीते दिनों टोल प्लाजा के मैनेजर द्वारा क्षेत्र की मां बेटियों के खिलाफ बहुत ही अभद्र भाषा प्रयोग की गई, जिसको कि हम शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते। और टोल कर्मी जो यहां काम करते हैं उनका वेतन नहीं दिया गया, और एक व्यक्ति जिसका वेतन नहीं दिया गया उसको जान से मारने की धमकी भी दी गई। और जान से मारने की धमकी के जब उसकी तहरीर उसने नजदीकी थाने में दी तो टोल प्लाजा मैनेजर के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया। अब ऐसा व्यक्ति जो एक खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा है। मेरा फार्म जो है बिल्कुल नाले के बिल्कुल बराबर है, जिसमें 10 एकड़ का है, जिसमें अमरूद का बाग लगा हुआ है। मेरा आने जाने का रास्ता और किसानों का आने जाने का रास्ता मेन यही है, क्योंकि अगर हम अपने खेत पर जाते हैं तो हमें जो है टोल से गुजरना पड़ता है। टोल से गुजरने का परिणाम ये होता है कि कम से कम जो है हमें 2 बार टोल देना पड़ता है, 200 या 250 रुपये। और हमारा मेन रास्ता ये था जो कि इस समय अवरुद्ध है। इस रास्ते से जितने भी किसान हैं वो अपनी फसल लेकर, अपने ट्रैक्टर लेकर और अपना घर के लिए भी इसी रास्ते का प्रयोग करते थे। मुझे यहाँ पर लोगों ने सूचना दी कि साहब यहाँ टोल टैक्स द्वारा एक पुल जो किसानों ने बनाया था वो तोड़ दिया गया है। ये पुल टोल टैक्स से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये किसानों ने इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ की जो जमीनें हैं वो अपनी फसल यहाँ से उठाते हैं और सीधे काशीपुर मंडी में ले जाते हैं। यहाँ पर पास में शमशान घाट है, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनको भी यहीं लाया जाता, वो इस पुल द्वारा ही गुजरते हैं लोग। उधम सिंह नगर में पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के 35वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची। आपको बता दें कि इस दीक्षांत समारोह में 1041 उपाधि प्रदान की जाएंगी। और साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर पंतनगर यूनिवर्सिटी में कुलपति MS चौहान ने प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि इस दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच रही हैं और इनके साथ में राज्यपाल लेफ्टिनेंट कर्नल गुरमीत सिंह कृषि मंत्री भी पहुंच रहे। और उन्होंने ये भी बताया कि 35वां दीक्षांत समारोह में 626 बैचलर डिग्री, 310 मास्टर्स डिग्री और 105 PhD डिग्री समेत 1041 छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की जाएगी। 1041 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी, जिसमें से 626 स्नातक के, बैचलर के, 310 स्नातकोत्तर के, मास्टर डिग्री के और 105 PhD के छात्र छात्राओं को हम उपाधियां प्रदान करेंगे। इसके अलावा हम गोल्ड मेडलिस्ट भी होंगे इसमें। इसके अलावा जो दूसरे अन्य जो विद्यार्थी हैं जिनको अन्य अवार्ड मिलता है उनको भी हम अवार्ड से सम्मानित करेंगे। और इस साल सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे कुलाधिपति भी हैं। हल्द्वानी के बाजार अवैध अतिक्रमण से पूरी तरह से पटे पड़े और आपको बता दें कि इसी अतिक्रमण को हटवाने के लिए कारखाना बाजार चौराहा पहुंची नगर निगम की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि निगम की टीम का स्थानीय दुकानदारों और व्यापारियों ने जमकर विरोध किया, जिसके चलते टीम कुछ ही दुकानों के सामान जब्त कर पाई। साथ ही आपको बता दें कि नगर निगम की टीम से व्यापारियों की तीखी नोकझोंक का आलम भी देखने को मिला। टीम को बेरंग ही वापस लौटना पड़ा।
ऐसा कुछ भी नहीं है। अतिक्रमण को लेकर यहाँ पर जो अभियान चलाया जा रहा था, तो इसका एक ही उद्देश्य था कि रोडों पर लोगों ने बहुत सारा अपना सामान रखा हुआ है, बिल्कुल भी चलने की जगह मार्केट में नहीं है। त्योहार का टाइम है, अगर कहीं आग लग जाती है तो हमारी फायर ब्रिगेड भी नहीं निकल पाएगी, इसलिए अभियान चलाया गया है। बीच में मेयर साहब आए थे तो उन्होंने भी लोगों से ये आग्रह किया कि आप इनके साथ बैठक करके इनको टाइम दे दीजिए और उसके बाद अगर ये नहीं हटाते तो आप इसमें अपनी कार्रवाई करें। मैम, आम दिनों में भी अतिक्रमण का बाजार क्षेत्र में हाल यही रहता है या अन्य दिनों के लिए भी कोई व्यवस्था बनाई जाएगी? देखिए, हमेशा व्यवस्था बनाई जाती है, लेकिन व्यापारियों की भी जिम्मेदारी बनती है और जो व्यापार मंडल है उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो एक व्यवस्था बनाने में प्रशासन का सहयोग करें। मैम, मीडिया के सामने अवर्ता की गई जो व्यापारी जो है प्रशासन को, उसके लिए क्या कार्रवाई किया गया? देखिए, वहाँ पर जो भी व्यापारी थे उनका एक ही था कि आपने हमको पहले वार्न नहीं किया है। इन लोगों ने ही स्वयं ज्ञापन दिए हैं। सभी को पता है कि बाजार में चलने की जगह नहीं है, इसलिए ये कार्रवाई की गई है। और आज अभी इन लोगों के साथ फिर इनको ये बता दिया गया है कि आपको हम समय दे रहे हैं, आप रोड पे एक व्यवस्था बनाइए, प्रशासन को यहाँ आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कब तक का समय दिया गया है? देखिए, इनको आज का समय दिया गया है और इनसे यही कहा गया कि आप लोग स्वयं व्यवस्था बनाएं कि कम से कम हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ी अगर कोई घटना होती है तो वहाँ पर निकल जाए। उनको थोड़ा सा उनमें इस बात को था कि त्योहार का सीजन है, तो उसको लेके अभी जो प्रस्तावित हुआ है सिटी मजिस्ट्रेट मैम और हम नगर निगम मिलकर के कल एक मीटिंग करेंगे 11 बजे व्यापारियों को साथ में लेके, और कल से ये अभियान दोबारा चलाया जाएगा। किसी भी स्थिति में सड़क में प्रदूषण नहीं है। व्यापारियों ने अवर्ता की है प्रशासन के प्रशासन के ऊपर? नहीं, ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है, अवर्ता की कोई बात नहीं है। अपनी बात उन्होंने कही है, अगर किसी और से कही होगी तो उसके बारे में वही बताएंगे। ठीक है। देखिए, अतिक्रमण के संबंध में जैसा कि नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि उनको एक ज्ञापन मिला और सीएम पोर्टल में शिकायत हुई है, तो प्रशासन और नगर निगम की टीम यहाँ पर अतिक्रमण को चिन्हित करने और उसको हटाने के लिए आई थी। मैं भी कहीं एक वार्षिक श्राद्ध में गया हुआ था, कुछ व्यापारियों को मुझे फोन आया कि घर्षण की स्थिति बनी हुई है, तो मैं घर्षण की स्थिति को देखते हुए यहाँ आया। मैंने प्रशासन को भी यह कहा है कि पूर्व में मुनादी कराएं और व्यापारियों को भी कहा है कि बाजार को व्यवस्थित रखने में अपना सहयोग दें। नहीं, ऐसा नहीं है, समय समय पर अतिक्रमण के अभियान चलते रहते हैं और सदैव चलते हैं। अतिक्रमण एक रोजमर्रा की क्रिया है ना। मैंने तभी कहा व्यापार मंडल के ही जो हमारे नेता हैं, हमारे मित्र लोग हैं, उनसे मैंने कहा आप लोग भी सहयोग करें प्रशासन का कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो अपने आगे ठेले लगाते हैं इत्यादि लगा के पैसे की उगाही कर रहे हैं, उनको भी चिन्हित करें। ये आपका ही बाजार है, व्यापारियों का ही हित इसमें है। अगर इसको व्यवस्थित रखेंगे तभी यहाँ पर खरीदार आएगा। बाजार को व्यवस्थित करने के लिए अभी व्यापार मंडल द्वारा यहाँ पर मुझसे कहा गया कि हमें आप बैठक में बुलाएं। सिटी मजिस्ट्रेट से उन्होंने कहा कि आप हमें बैठक में बुलाएं, हम आपको सहयोग करेंगे। व्यापारी ही मंडल वाले ही गए थे व्यापार करने प्रशासन के पास कि अतिक्रमण हटाओ। अब जब प्रशासन आज अतिक्रमण हटाने के लिए आया है तो यही विरोध कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आता कि इनकी डबल राजनीति क्या है। अगर जनमी के विरोध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? और गए थे प्रशासन के पास विरोध हटवाने के लिए तो क्यों गए थे? और इन्हीं व्यापार मंडल वालों ने व्यापारियों ने ही अपनी दुकान के आगे 1500 रुपए 2-2 रुपए लेके रोज के अतिक्रमण लगवा रखा है। सबसे पहले छोटे व्यापारी को कुछ नहीं होना चाहिए, अगर एक्शन लेना चाहिए तो व्यापारी को गलती, क्योंकि दुकानों को आगे तो उन्होंने लगवा रखा है और प्रशासन आती है छोटे व्यापारी को। व्यापारी है, मैं भी व्यापारी हूँ। प्रशासन, मैंने दुकान के आगे नहीं लगा रखा, मैं शहर से दुकानदार। अब इस सारा आज माहौल को देखते हुए कि पूरे बाजार का माहौल खराब हो गया है, कारोबार सब चौपट हो गया है। मेरा नाम है सोम प्रकाश राठौर। देखिए, इसमें 60% ठेले वाले और ये सब बाहर वाले हैं, फड़ वाले, स्थानीय कोई भी नहीं है। और हमारी हमेशा मांग रही है प्रशासन से कि इनका सत्यापन हो, इनकी पूरी जांच होनी चाहिए, कहां से आए हैं, कौन लोग हैं। और इनको जो दुकानदार बाहर लगवा रहे हैं, हमने उनके लिए भी कहा है पहले उनको अल्टीमेटम दीजिए, अगर नहीं मानते तो उनका चालान भी करिए। कपूर जी मुझे मानते हैं कि दुकानदारों की सह मिलती है लोगों को? नहीं, कुछ दुकानदारों की है इसमें, मतलब आधे से ज्यादा दुकानदारों की व्यापारी है ना, वो भी व्यापारी। हम कहते हैं उन व्यापारियों का भी उनको आप सपोर्ट क्यों करते हैं? नहीं, हमने कभी सपोर्ट नहीं किया। हम तो कहते हैं जो व्यापारी बाहर लगवाता है उसका तुरंत चालान काटिए, इस पर कार्रवाई करिए। थैंक यू भैया। सीएम पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के तहत जिले में धार्मिक पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाए जाने के उद्देश्य से प्रसिद्ध पूर्णागिरि मंदिर रोपवे का निर्माण
कार्य इसी महीने से प्रारंभ हो रहा, जिसकी लागत लगभग 45 करोड़ रुपए है। ये कार्य जून 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। पूर्णागिरि रोपवे निर्माण के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक जिलाधिकारी नवनीत पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुई और बैठक में कंस्ट्रक्शन कंपनी से आए प्रतिनिधि, नौसेना से सेवानिवृत्त कमांडर इंजीनियर आलोक शर्मा ने अवगत कराया। साथ ही आपको बता दें कि रोपवे की कुल लंबाई 902 मीटर है, जो हनुमान चट्टी से काली मंदिर तक बनेगी, जिसके लिए 2 टावर में बनाए जाएंगे, जिसमें से 65 यात्री क्षमता के 2 केबिन और साथ ही एक जाने के और एक आने के लिए बनाए जाएंगे। प्रतिदिन लगभग 800 यात्री यात्रा कर सकेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि रोपवे का कार्य जो है वो जल्दी ही शुरू करने के साथ ही समय का पूरा ध्यान रखा जाएगा। आज हमारे पीपीपी पार्टनर हैं जिनको ये जिम्मेवारी दी गई है कि वो पूर्णागिरि रोपवे का कार्यक्रम संचालन करेंगे। आज उनके साथ भी प्रारंभिक बैठक की गई है और उनके द्वारा कुछ प्रशासन से जो सहयोग चाहा गया है वो हमें आश्वस्त किया गया है और उनके द्वारा बताया गया है कि दीपावली के बाद ये अपने रोपवे पे काम शुरू करेंगे। ये रोपवे का काम जो है संभवतः जून 25 तक पूर्ण किया जाएगा। मेरा नाम कमांडर आलोक शर्मा है। मैं भारतीय नौसेना का एक रिटायर्ड पनडुब्बी चलाने वाला इंजीनियर अधिकारी हूँ। 2004 से मैं भारतवर्ष में रोपवे केबल कार का निर्माण करता हूँ। इस साल तक मैंने करीब 13 रोपवे अपने निरीक्षण के अंदर में बनवाई हैं, जिसमें आखिरी रोपवे खोले के हनुमान जी जयपुर, जिसे वहाँ के गवर्नर महोदय ने आज से 20 दिन पहले ही उसका उद्घाटन किया था। साथ ही साथ में मेरा एक और अगला प्रोजेक्ट राधा रानी रोपवे। मुख्यालय पौड़ी के बाजारों में एसडीएम स्मृति परमार के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान क्लिनिक संचालकों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि एसडीएम स्मृति परमार के नेतृत्व के स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम की तरफ से शहर में मेडिकल की दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। जानकारी देते हुए एसडीएम सदर पौड़ी स्मृति परमार ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशों पर गठित टीम की तरफ से शहर में मेडिकल की दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें मेडिकल की दुकानों में लाइसेंस समेत अन्य पत्रों की भी जांच की गई। और आपको बता दें कि एसडीएम स्मृति परमार ने भी बताया कि छापेमारी अभियान में कुल 15 दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। कुछ दुकानों में पत्र मेंटेन कराने को लेकर उन्हें नोटिस भी दिया गया है। हमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक समिति बनाई गई है मेडिकल शॉप्स की जांच के लिए, जिसमें उप जिला मजिस्ट्रेट, स्वास्थ्य विभाग के एमओआईसी और पुलिस विभाग, इन तीनों विभागों की समिति बनाई गई थी और चेकिंग करने के निर्देश दिए गए थे। इस क्रम में हमारे द्वारा अभी तक 15 दुकानों का निरीक्षण किया जा चुका है। लाइसेंस हमको सभी दुकानों में मिला है। कुछ एक दुकानें हैं जिनके द्वारा प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के जो लेटर्स हो रहे हैं वो नहीं मेंटेन किए गए हैं, तो उस संबंध में उनको नोटिस दिए जा रहे हैं। एक दुकान हमें मिली है जहाँ पे जो व्यक्ति सेल कर रहा है दवाई को, लाइसेंस नहीं मिला है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हमारे द्वारा कोशिश की जा रही है। खबर देहरादून से है, जहां पर देवभूमि उत्तराखंड में भांग की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने को लेकर एक बार फिर से चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। उत्तराखंड की जलवायु औद्योगिक भांग की खेती के लिहाज से काफी अनुकूल मानी जाती है। बावजूद इसके अभी हेम्प को प्रदेश में व्यावसायिक रूप से बढ़ावा नहीं मिल पा रहा। साथ ही आपको बता दें कि इसके लिए शासन स्तर पर कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं, लेकिन अब भांग की व्यावसायिक खेती की नीति पर जल्द ही अमल होने की उम्मीद भी की जा रही है। हालांकि इस मामले में विपक्षी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा जोशी ने सरकार और सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करते हुए इस मामले को लेकर गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया है। देखिए, अनादिकाल से भांग की खेती उत्तराखंड में होती रही है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी अधिकार दिया था कि आप भांग की खेती कर सकते हो। जो रेवेन्यू मैनुअल है उसमें साफ लिखा है धारा 81 और 82 में कि पर्वतीय क्षेत्र में भांग की खेती प्रतिबंधित नहीं रहेगी, क्योंकि उसका मल्टीपर्पज उपयोग होता है। आप उसको सब्जी में उपयोग कर सकते हो, आप उसकी चटनी बना सकते हो, आप उसका रेशा निकाल कर कपड़े बना सकते हो, रस्सियां बना सकते हो, और आप उसकी लकड़ी का उपयोग, झिलौनी लकड़ी का उपयोग हो सकता है। उसका दाना बिकता है
आप उसकी डस्ट का उपयोग जानवरों की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार करने के लिए उसकी डस्ट का उपयोग कर सकते हो, लेकिन सरकार उसके प्रति कतई गंभीर नहीं है। कोटद्वार स्थित पौराणिक सिद्धबली बाबा का वार्षिक अनुष्ठान इस साल 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक आयोजित होगा। आपको बता दें कि श्री सिद्धबली मंदिर समिति के प्रबंधक शैलेश जोशी ने भी जानकारी देते हुए बताया कि इस बार वार्षिक अनुष्ठान में शोभा यात्रा, भक्ति भजन संध्या के साथ में लोक जगारो और साथ ही एकादशी कुंडली महायज्ञ का भी आयोजन किया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वार्षिक अनुष्ठान में गुरु शंकराचार्य, महामंडलेश्वर और लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेंगे। 1 तारीख से 3 तारीख तक शुक्र शनि इतवार। और खास ये कि आपके इसमें जो संडे को जो हिंदी भजन के गायक होते हैं वो हेमंत ब्रिजवासी जो सारे गामा का चैंपियन उसमें आते हैं वो है। और शनिवार को तो हेमक राशि है ही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।